नाइन्थ क्लास इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे आपकी पूरी ऑब्जेक्टिव को, आखिर कहाँ से कौन सा एमसीक्यू आता है। मैं आपको पेज नंबर भी बताऊंगा। पेज नंबर बताने के अलावा मैं आपको वो सारी ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा भी, चाहे ये वीडियो कितनी ही लंबी क्यों ना हो। लेकिन अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनटों में अपने सारे एमसीक्यूज़ को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट माइंड के साथ बैठेंगे तो ये पूरी वीडियो आपको समझाएगी आपने किस तरह ट्रिक्स के साथ चल के अपने सारे एमसीक्यूज़ को कवर करना है। अगर आपके पास आ जाता है कि डू डज, तो आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही चूज़ करनी है वर्ब की। वो किस तरह से अब आ जाता है गो, गोज, वेंट, वेंट के साथ गॉन। इसके साथ आपको नॉट का ऐड ज़रूर मिलेगा, हमेशा नेगेटिव में इस्तेमाल होता है। और अगर तो लगा हुआ है ही, शी, यू, दे, इनमें से कुछ भी लगा हुआ है, अगर डू या डज के साथ नॉट है तो आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म को ही चूज़ करना है। लेकिन अगर डू है, डज है, ये आपके पास आ जाए ऑप्शंस में और लिखा हुआ हो ही, दिस, वर्क, तो आपने यहाँ पे अब कौन सा चूज़ करना है? आपने वो चूज़ करना है जिसके साथ ई एस का इजाफा हो, क्योंकि ये सिंगुलर है तो फिर ये ई एस के इजाफे वाला ही चूज़ होगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता है दे, यू, तो इस तरह से जो भी प्लूरल हैं उनके जो प्लूरल होंगे उनके साथ डू यूज़ होगा, जबकि जो होंगे सिंगुलर उनके साथ यू उसके साथ यूज़ होगा ई एस के इजाफे वाला। अच्छा, ये अब आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू एक क्लियर होता है। लेकिन अगर आपके पास आ जाए डिड, ठीक है, ये अब आ जाता है पास्ट इंडेफिनेट में। अगर आपके पास आ जाए डिड तो आपने कौन सा चूज़ करना है? तो हमेशा आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला यूज़ करना है, क्योंकि जहाँ भी डिड आ जाए वहाँ पे आपने सेकेंड फॉर्म वाला ही यूज़ करना है। और ये सिर्फ एक काइंड के लिए, अगर वो सिर्फ वर्क की बात कर रहा हो कि ही डिड दिस वर्क, ही डिड दिस, तो ये वर्क में। लेकिन अगर डिड के साथ यूज़ हो जाए नॉट, तो आपने हमेशा ही वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अगर आप वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तभी ये ठीक होगा। अगर देखने को मिले कि डिड के साथ नॉट यूज़ हो रहा है और उसके बाद अगर आप सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ खाली डिड यूज़ हो रहा है तो आपने आई को यूज़ करना है। और मिसाल के तौर पर अगर आपके पास थर्ड फॉर्म कहीं आ जाती है और फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का या फिर पास्ट इंडेफिनिट का? देखिए, अगर आपके पास आ जाता है कि ही टू स्कूल, यहाँ पे आ जाता है गो, गोज और गोन, और यहाँ पे आ जाता है वेंट। यहाँ पर आपके पास गोज़ आ सकता है, गो नहीं आ सकता क्योंकि ये प्लूरल है, तो गोज़ ही आएगा। हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ई एस वाला करना है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं हुआ जो कि पास्ट के लिए यूज़ हुआ हो। यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं हुआ, मतलब कि जो परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ हुआ, परफेक्ट काइंड के लिए यूज़ हुआ हो, तो इसलिए हम गोज़ को ही चूज़ करेंगे। अब मिसाल के तौर पर वो कह देता है कि ही डैश गो टू स्कूल, ठीक है। अब इसमें आप कंफ्यूज हैं, इसमें क्योंकि आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और ये तो कंप्लीट है, इसमें हम चूज़ क्या करें? और इसमें उसने गलती की हुई है, यहाँ पे ई एस आना चाहिए था। नहीं, वो टेंस ही कोई और होगा। उसमें आपको मिल जाएगा शैल, विल, मतलब वो हैव, हैज़, कुछ भी एनीथिंग लिख सकता है, सिर्फ उसमें से एक ऑप्शन ठीक होगा। अब अगर आप फ्यूचर का टेंस करेंगे तो आपको तभी ये समझ आएगा कि आखिर ये किस तरह से हुआ है। तो फ्यूचर का टेंस अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं। अगर आपकी टेंसेस पे गिरफ्त मजबूत है तो आपको टेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना बाकी का सिलेबस कवर कीजिए। और अगर आपके टेंसेस क्लियर नहीं है तो इस ट्रिक को मज़ीद देखते जाइए, आगे होता क्या क्या है। देखिए, अगर आप यहाँ से कोई भी चूज़ करेंगे, अब यहाँ पे आएगा ही विल, फ्यूचर के टेंस वो मोस्टली कम यूज़ करता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, तो हम इसमें से ऑप्शन क्या चूज़ करें? तो ही आए तो ही आए, शी आए, मतलब आई हो और वही हो। इसके अलावा जो भी आ जाए, अगर आपको कहीं भी शैल या फिर विल देखने को मिल जाए, आपने हमेशा विल को ही चूज़ करना है, आपने शैल को चूज़
नहीं करना। लेकिन अगर ये आ जाए तो आपने विल को यूज़ नहीं करना, फिर आपने शैल को यूज़ करना है। अच्छा, ये थी वो सिंपल सी ट्रिक जो आपको एक टेंस में डिफरेंस करने के लिए मैंने बताई कि आप फॉर्म ऑफ वर्ब को देखते हुए किस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए कि अगर वर्ब के साथ आपको कहीं भी ING देखने को मिल जाए, जैसे गोइंग है, तो हम इसमें से क्या चूज़ करें, वो कौन सा टेंस हो सकता है। तो वो हमेशा ही आप याद रखिएगा, या तो किसी कंटिन्यूस का हो सकता है, किसी भी टेंस के किसी भी टेंस की कोई भी काइंड हो तो उसके कंटिन्यूस का हो सकता है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी भी काइंड का हो सकता है। और अगर आपके पास लिखा हो, ये आपको नज़र आ जाए और कहीं भी आपको बीन देखने को मिल जाए, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस ही होगा किसी भी टेंस का। तो आपने, अगर आपके पास बीन नज़र आ जाए तो आपने हमेशा पास्ट कंटिन्यूस वाला ही चूज़ करना है, और अगर आपको बीन नज़र नहीं आता तो आपने हमेशा कंटिन्यूस वाले को ही चूज़ करना है। फिर आपने परफेक्ट कंटिन्यूस वाले की तरफ हरगिज़ भी नहीं जाना। देखिए, अब हम एक मिसाल कर लेते हैं हैव और हैज़ नॉट वाले की। जो हैज़, हैव और साथ नॉट आता नहीं आता, उससे कोई भी मसला नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए कि हमने हैज़ कहाँ यूज़ करना है, हमने हैव कहाँ यूज़ करना है। जो आपके पास आता है ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर, या फिर कोई भी नेम, उसके साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं हैज़। जबकि यू, विल, दे, जितने भी प्लूरल होंगे, ठीक है, उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव। ठीक है। अब यहाँ पे अब आपने ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठा लेना है कि अगर कभी भी आ जाता है ही डैश गोन टू स्कूल, अगर ये आपके पास आ जाता है तो फिर आपने हमेशा हैज़ ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे ही का इस्तेमाल हो रहा है। और अगर आपके पास आ जाता है यहाँ पे दे, तो फिर आपने कौन सा यूज़ करना है, हैव, क्योंकि ये प्लूरल है। अच्छा, ये वो सिंपल सी ट्रिक्स थी, लेकिन अगर आपका माइंड ही यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अगर आपको टेंसेस A से Z तक कुछ आते ही नहीं है, तो जो सिंपल सी मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको समझ लेंगे, आपका पार्ट A ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप एक गोल्डन चांस मिस कर रहे हैं। मैं अगर आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लगा कि 9th क्लास में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और मुझे उनकी कन्फ्यूजन दूर करनी चाहिए। अच्छा, अगर आपको कहीं भी सिंस या फिर फॉर देखने को अगर मिल जाए, इसके लिए क्या ट्रिक है, और वो हमेशा आपको बीन के साथ ही देखने को मिलेंगे। अगर बीन होगा तो आपको ज़रूर लाजमी या सिंस और फॉर देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब हम इसकी एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर वो कहता है ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस, अब उसने यहाँ पे सिंस यूज़ किया, बीन भी यूज़ हो रहा है, सिंस भी यूज़ हो रहा है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस की काइंड से ही आया हुआ है। अब ये प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है, या फिर पास्ट में यूज़ हो रहा है, या फिर फ्यूचर में यूज़ हो रहा है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा हैज़ की वजह से। जब आपके पास ये हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, मीन्स कि ये प्रेजेंट का है। जहाँ पे मैंने आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि जहाँ पर आपको हैज़ देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको प्रेजेंट ही टेंस मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया ये प्रेजेंट में यूज़ होता है और ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। ही के साथ हैज़ भी आ गया, मीन्स ये प्रेजेंट का ही है, हमें ये कंफर्म हो गया। लेकिन ये काइंड कौन सी है, बीन और सिंस को देखने के बाद हमें पता चल गया कि ये हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस की काइंड ही है। तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये इसी की काइंड है। ये भी पता चल गया कि एग्जैक्ट टाइम आया हुआ है। एग्जैक्ट टाइम वो कह सकता है सिंस 2020। अच्छा, ठीक है, हमें ये पता चल गया साल में सिंस की वजह से हमें पता चल गया ये एग्जैक्ट टाइम है। अगर वो कहता है ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर अगस्त, ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि अगस्त की कौन सी डेट, फॉर की वजह से हमें पता चला कि एग्जैक्ट टाइम नहीं है। जो आपने टेंसेस करने हैं 5 नंबरों के, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे अब जब वो यूज़ कर लेगा फॉर और यहाँ पे आ गया, हमें ये पता चल गया ये एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं बता रहा। अच्छा, यहाँ पे वो आपको कोई भी ब्लैंक दे सकता है। अब वो यहाँ पे वो ये भी कह सकता है स्टडिंग, ये वो छोड़ सकते हैं, ये आपको ऑप्शन के तौर पे दे सकता है। अब हैज़ बीन, यहाँ पे वो ये यूज़ कर लेगा कि हैड बीन, हैज़
बीन और वो हैव बीन। यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा? देखिए हैव आ नहीं सकता क्योंकि ही के साथ हैव कभी भी नहीं आता, इसका मतलब हम ये बिल्कुल ही कट कर देंगे। अब हैड ये भी आ सकता है और हैज़ ये भी आ सकता है, तो ये दो ऑप्शन आपको वो कभी भी इकट्ठे नहीं देगा। ये बात मैंने आपको क्यों बताई कि ये दो ऑप्शन मैंने क्यों लिखे, क्योंकि या तो वो हैड भी नहीं कहेगा, ठीक है, या फिर हैज़ बीन ही कहेगा। अब वो इन दोनों में से आपको कोई से भी दो ऑप्शन दे देगा। जब वो ये दो ऑप्शन दे देगा, आपने पहले देखना है कि यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या मिल रहे हैं। अगर तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो आता है हैड भी आ सकता है, हैज़ भी आ सकता है, तो सिंगुलर के लिए हम यूज़ क्या करें? तो आपने अपने माइंड में पहले ही रखना है कि हमने हैव को तो चूज़ ही नहीं करना, क्योंकि ये तो हमारे पास प्लूरल में यूज़ होगा। हमने चूज़ करना है सिंगुलर के लिए हमेशा। तो सिंगुलर के लिए यूज़ करते हुए हमने देखना है कि हैड है, अगर हैड हो आपने आंखें बंद करके टिक, अगर हैज़ है तो आपने हैज़ पे टिक। और ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे लिखा हो दे तो हम क्या यूज़ करें? ये तीन ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, पेपर में इस तरह तीन ऑप्शन आते नहीं हैं, हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, ये आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हैड बीन ये सिंगुलर के लिए ही यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन ये है कि फिर हम हैज़ बीन यूज़ करें या फिर हैड बीन यूज़ करें, ठीक है। यहाँ भी ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपको ये दोनों इकट्ठे देखने को मिल सकते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन, ये आपको इकट्ठे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हैज़ आएगा नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर के लिए यूज़ होगा और ये प्लूरल के लिए यूज़ होगा। तो इसीलिए आपको हमेशा हैव बीन को ही यूज़ करना है। अगर आप हैव बीन को यूज़ कर लेंगे देन इट्स मीन आपका ये एमसीक्यू ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं आपके पार्ट बी को, ठीक है। ये वो पार्ट है जिसमें आपको चूज़ करने होते हैं करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपने किस तरह से चूज़ करने हैं मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, पहले तो आपने देखना है कि आपने जो बुक में लफ्ज़ बार बार देखे हों, ठीक है, आपने जो वर्ड्स बार बार देखे हैं वही होंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा, जिस तरह से अब हम एग्जांपल ले लेते हैं गवर्नमेंट। अब आप बताइए कि स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद गवर्नमेंट, यहाँ पे मैंने ये एन यूज़ किया तो इसका मतलब ये गलत, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एन यूज़ किया ये ठीक। अब मसला क्या है, आपको करेक्ट स्पेलिंग में यही नहीं पता कि मैं कौन सा चूज़ करूँ। फिर इसके लिए आपके पास कोई ट्रिक नहीं है, ये आपने देख के करने। ट्रिक्स किसके लिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए SSTTIIC, अगर आप इन वर्ड्स को कहीं भी सेम बैक टू बैक लिखा हुआ देख लें तो 100% चांसेस हैं कि वो लफ्ज़ ही ठीक हो। लेकिन अगर वो ठीक नहीं होता तो फिर कौन सा ठीक हो सकता है? देखिए, फिर आपने हमेशा वही चूज़ करना है जिस पे आप 100% श्योर हो, क्योंकि पहले ही आपको नहीं आ रहा। तो इसके लिए जो आपको 100% बिलीव है, आप ख़ुद पे बिलीव कीजिए। ख़ुद पे इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए कि मैं ये सोच रहा हूँ और ये हो सकता है, हो सकता है। आप कम से कम इतना सोच के उस पर टिक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आई के बारे में। ये आई ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है करेक्ट स्पेलिंग में। देखिए, अगर आई आ जाए बिफोर ई तो वही वर्ड 100% ठीक होगा। लेकिन आई अगर आ जाए बिफोर सी तो वो गलत होगा। अगर आई सी से पहले आ रहा है तो वो वर्ड बिल्कुल गलत होगा। और अगर आई जो है वो ई से पहले आ रहा है तो फिर वही वर्ड 100% ठीक होगा। उसके बाद फैमिलियर वर्ड्स। फैमिलियर वर्ड्स कौन से होते हैं? जिनको आपने बार बार पढ़ा होता है, जिनको आपने बार बार रिपीट किया होता है। ये पहली ट्रिक, जो वर्ड्स बैक टू बैक रिपीट हो रहे हो वही ठीक हो, ये मोस्टली चांसेस हैं। और आई के बारे में आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आई ई से पहले आ रहा है तो वही ठीक होगा, लेकिन अगर आई सी से पहले आ रहा है तो वो बिल्कुल गलत होगा, आपने छोड़ देना है। और फैमिलियर वर्ड्स जो बार बार आपने पढ़े और रिपीट हो रहे हैं, और अगर कोई वर्ड इस तरह से आ जाए तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। पार्ट सी के बारे में, इसमें आपके पास सिनोनिम और एंटोनिम, आपने इनको करना होता है, ठीक है। तो आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए 100% तैयारी हो जाएगी अगर आप अपने माइंड को प्रेजेंट रख के समझेंगे। अगर आपका माइंड प्रेजेंट नहीं होगा आप कुछ भी नहीं समझ सकते, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं आगे सिनोनिम और एंटोनिम के बारे में। अच्छा, आपने पहले कोशिश क्या करनी है, आपको वर्ड का मीनिंग
आता हो, ठीक है, आपको वर्ड का मीनिंग आता हो। अगर आपको वर्ड का मीनिंग आता होगा, आपने सिनोनिम ढूंढना है या फिर एंटोनिम, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और वर्ड सिनोनिम वर्ड एंटोनिम में वो हमेशा डिफ़िकल्ट ऐसे ही वर्ड चूज़ करता है जिसका उसे लगता है कि बच्चों को मोस्टली मीनिंग नहीं पता होगा। सो अगर आपको मीनिंग नहीं ना पता होगा तो उसके लिए आपको चूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए 2-3 ट्रिक्स तो हैं, लेकिन वो ट्रिक्स 100% काम करती हैं अगर आप फुल फोकस के साथ अपने प्रेजेंट माइंड के साथ उसे सॉल्व करें, तभी वो काम करती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि आपने पार्ट सी में सिनोनिम एंड एंटोनिम करने तो हैं, अब आपको उसका मीनिंग ही नहीं आता, तो आप ये देख लें कि डिस, अन, इल, आर ई, अगर इस तरह के 4 वर्ड आपको किसी भी वर्ड के ऑप्शन में मिल जाए, अगर आ जाता है जनरस, ठीक है, इसमें वो आपको ऑप्शन देगा 4, ठीक है, तो इसमें आपको वो काइंड, मतलब कि यहाँ पे अगर काइंड दे देता है या फिर आगे कुछ भी, तो उसका तो काइंड ही होगा, ये आपको पता है। लेकिन अगर यहाँ पे वो कोई और डिफरेंट वर्ड दे देता है और उसके सामने उसने DIS UNILRE जो वर्ड यहाँ पे लिखे होंगे उनके स्टार्ट में अगर ये 4 वर्ड्स आ जाएं, जो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर लिखा हुआ है जन रस, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आ जाता है डिस, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा कोई ऑप्शन आता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई इस तरह का वर्ड यूज़ हो जाता है तो मोस्टली चांसेस हैं आपके इस लिखे हुए वर्ड का जो एंटोनिम होगा वो वही होगा, ठीक है। एंटोनिम को आप इस तरह से गैस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। एलिमिनेशन मेथड क्या है, एलिमिनेशन रूल क्या कहता है? एलिमिनेशन रूल ये कहता है कि जो सबसे ज़्यादा अजीब स्ट्रेंज लग रहा है उसे हटा दो, ठीक है, आप उसको हटा दो। जो आपको सबसे स्ट्रेंज लग रहा है, जो आपको सबसे स्ट्रेंज लग रहा है उसको हटाने के बाद फिर आपने डिसाइड करना है आप किस ऑप्शन को 100% वैल्यू दे रहे हो। आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि 100% यही हो सकता है, आपने वो चूज़ कर लेना है। और इसके अलावा जो आपको वर्ड का मीनिंग आता होगा, अगर आपको वर्ड का मीनिंग आता होगा देन आपने ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शंस को देखने के बाद आपको जहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा आपने उसका भी मीनिंग देखना है, यहाँ पे जो मिलेगा उसका भी मीनिंग। अगर आपको ये मीनिंग आ गए ना तो एंटोनिम सिनोनिम ये आपके लिए बात ही कोई नहीं। सिनोनिम होता है मफहूम, यानी कि इसका मतलब क्या है, माने क्या है। एंटोनिम मुतज़ाद होता है, ठीक है, मुतज़ाद मीन्स उसका उलट क्या होगा। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग आ गया, ये ऑप्शन 4 बहुत इजी होते हैं, आप इनके मीनिंग तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग फाइंड करना मुश्किल होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी ग्लॉसरी के वर्ड मीनिंग ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ग्लॉसरी के वर्ड मीनिंग कर लेंगे आपके एंटोनिम एंड सिनोनिम वहीं से आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके एंटोनिम सिनोनिम आपकी ग्लॉसरी से ही आएंगे। अगर आप अपनी ग्लॉसरी के वर्ड मीनिंग अच्छे से तैयार करके जाएंगे, आपके ये 5 नंबर आने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग आ गया, ये ऑप्शंस कोई मुश्किल काम नहीं है। इन ऑप्शंस में से आप अच्छे से टिक मार्क करने के लिए कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपने अपनी ग्लॉसरी को अच्छे से करके जाना है। और मोस्टली जो आपके पास पोइम्स वाली ग्लॉसरी है, आपने उसको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि पोइम्स में पोइट थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड को चूज़ करता है और वहीं से डिफ़िकल्ट वर्ड जो कि ग्लॉसरी में आपके पास आए होते हैं उनके माने लिखे होते हैं। अगर आप उनको कर लेंगे देन आई स्वेयर दैट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आपने पोइम्स की ग्लॉसरी को मोस्ट फोकस के साथ करना है, बाकी ग्लॉसरीज़ को भी आपने करना है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आपके पार्ट डी के बारे में। पार्ट डी में आपके पास क्या आ जाता है, आपको मैंने 5 चीज़ें बताई थी। आपका पेज नंबर 10 एंड 11 अगर आप अपनी बुक का ओपन करें, वहाँ पे आपको मिलेंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। देखिए, इसके लिए ट्रिक मैं आपको बताऊं, ये गलत होगा, लेकिन मैं आपको ये प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि आपने किस तरह से करना है। अपने पेज नंबर 10-11 को देख लें, अगर आपको लिखे हुए की समझ आ जाती है देन इट्स वेरी वेल। आपको नहीं समझ आती कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए, अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, अब नाउन क्या होता है, ये होता है कोई भी नाम, ठीक है। नाम किसी भी जगह का प्लेस, किसी भी पर्सन का हो सकता है, किसी भी सिटी का हो सकता है,
ठीक है। वर्ब क्या होता है, कोई भी काम। काम क्या हो सकता है, प्ले, प्ले के बाद रन। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव में आपके पास आ जाता है नाउन की कोई भी क्वालिटी, नाउन की कोई भी क्वालिटी। अगर आपको नाउन की कोई भी क्वालिटी दी गई हो, अब मैं आपको बताऊंगा वो भी आपको वो एमसीक्यू कैसे देगा। एमसीक्यू में वो आपसे किस तरह से पूछेगा, ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, उसके बाद वो और भी ऑप्शन देगा, लेकिन आपसे मोस्टली इन तीनों ऑप्शंस में से ही वो पूछता है। इन तीनों के अलावा किसी और ऑप्शन को वो नहीं पूछता। पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात कर रहा हूँ, या आपका फर्स्ट एमसीक्यू आएगा, ये मेरी बात आज आप याद रख लीजिए। या आपका फर्स्ट एमसीक्यू आएगा, उसमें वो आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें नाउन वर्ब एडजेक्टिव आएंगे, उसमें से आपने एक को चूज़ करना है, वो सेंटेंस क्या आएगा मैं अभी आपको वो भी समझाऊंगा। देखिए पहले आप एडजेक्टिव को समझ लीजिए, क्वालिटी। अब ब्यूटीफुल, ठीक है, ये एक नाउन। नाउन मैंने आपको कौन बताया, प्लेस, पर्सन, रनिंग, सिटी। दिस सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। सिटी क्या है यहाँ पे, नाउन। यहाँ पे हमने वर्ब कहीं भी नहीं देखा, लेकिन नाइन्थ क्लास में क्या क्या मसाइल होते हैं मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं खुद उन प्रॉब्लम्स को फेस कर चुका हूँ, लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उसके लिए आई स्वेयर दैट मैं जो आपको समझा रहा हूँ हो सकता है कि बहुत बुरा हो, या आपको मुझसे कोई बंदा बहुत अच्छा समझा रहा हो, लेकिन जो आपको मैं समझा रहा हूँ ना, अगर आप प्रेजेंट माइंड के साथ समझेंगे ना, मैं आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, आपको 100% समझ आएगी एंड आपका ऑब्जेक्टिव 100% बेस्ट जाएगा। इस चीज़ की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अच्छा आगे देखिए कि अगर वो कहता है कि अली रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है। अब इसमें अली क्या आ गया, नाउन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जहाँ पे आपको किसी भी प्लेस, सिटी का नाम देखने को मिलेगा वो हमेशा नाउन ही होगा। रनिंग क्या कर रहा है, वर्ब, भाग रहा है। अब अगर वो भाग रहा है, वो क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है। फास्ट, फास्ट मीन्स मतलब वो तेज़ दौड़ रहे हैं, तेज़ दौड़ना, तेज़ दौड़ना, उसका तेज़ होना, ये क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स उसकी ये क्वालिटी है। अच्छा अब कर लेते हैं कि चनियोट इज़ वेरी बिग सिटी, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, चनियोट इतनी बड़ी सिटी तो नहीं है, लेकिन सिटी नाउन, ठीक है, नाउन समझ आ गया। वेरी बिग सिटी, इसमें अब कोई भी काम नहीं हो रहा, मीन्स के वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब नहीं आ रहा, ठीक है, कहीं पर भी। बिग सिटी, अब बड़ा होना, ये उसकी क्या है, क्वालिटी, ठीक है। वो है तो सिटी, ये हमें भी पता है, वो हमने पहले ही नाउन को देख लिया पहले ही। तो बिग क्या है, उसकी क्वालिटी। तो उम्मीद है आपके इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये आपका सिर्फ पहला एमसीक्यू है और अभी तक 4 एमसीक्यू पड़े हैं, वो आपको किस तरह से करने हैं मैं अभी आपको वो भी समझाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं आपके दूसरे एमसीक्यू के बारे में। ये आपके पेज नंबर 42 और 43 पे आपको देखने को मिल जाएंगी, कंपाउंड एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है। ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। कंपाउंड क्या होता है, 2 वर्ड्स का मिलकर बनना, ब्लैक प्लस बोर्ड, ये आपके पास आ जाएगा ब्लैक बोर्ड। अब ये 2 वर्ड मिलकर एक कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं इस वर्ड को, लेकिन हमने बात करनी है फ्रेज की। इसमें आपके पास आ जाता है इन फ्रंट ऑफ, ड्यू टू, मीन्स इस तरह से 2 वर्ड्स और भी वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ मिलाए, हम उसे कहते हैं फिर कंपाउंड फ्रेज। अच्छा उसमें फ्रेज क्या आएगा, फ्रेज अब इसमें आ सकता है ड्यू टू, इन फ्रंट ऑफ। अब एग्जामिनर आपको कोई सा भी एक सेंटेंस दे देगा जिसमें एक यहाँ पे सेंटेंस होगा, एक यहाँ पे सेंटेंस होगा, यहाँ पे उसने एक फ्रेज़ यूज़ की होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो आपको ब्लैंक दे देगा और वो ये कहेगा कि मुझे यहाँ पे ये बताओ कौन सी फ्रेज़, कौन सी कंपाउंड फ्रेज़ यहाँ पे यूज़ होगी, या फिर वो आपको यहाँ पे फ्रेज़ दे देगा, लेकिन वो आपको पूरा सेंटेंस देने के बाद पूछ लेगा ये कंपाउंड फ्रेज़ है या प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है
कौन सी फ्रेज़ है, तो आपको जहाँ पे भी ड्यू या फिर इन फ्रंट ऑफ देखने को मिल जाए वहाँ पे हमेशा कंपाउंड फ्रेज़ ही आएगी, कुछ और नहीं आएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज़ की। प्रीपोजिशनल फ्रेज़ में ये होता है आपको किसी भी वर्ड के साथ कोई भी सब्जेक्ट दे दिया जाता है। देखिए मीन्स के तौर पे अब आ जाता है इन दी चेयर, बिसाइड दी लैम्प, बिसाइड दी लैम्प। अब आपको इस तरह से कोई भी वो फ्रेज़ उठा के दे सकता है। उसमें क्या चीज़ें मैटर करती हैं, टाइम, लोकेशन, ETC आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, वहाँ पे होंगी। लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब कि किसी भी चीज़ का जिक्र, लैम्प आ रहा है, अब आप कर लें इन दी सिटी, सिटी अगर आ जाता है तो फिर ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो वो हमेशा प्रीपोजिशनल फ्रेज ही होगा। मीन्स कि अगर आपको कहीं भी ऑब्जेक्ट देखने को मिल गया तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज ही होगा। और कहीं पे अगर आपको कोई ऐसा फ्रेज मिल जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड फ्रेज। तो इस डिफरेंस को आपने अच्छे से याद रखना है। इस डिफरेंस को याद रखने के बाद आपका 100% इस MCQ के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 40 ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको वर्ड एंड फ्रेजेस ये देखने को मिलेंगे। अच्छा, वर्ड क्या होता है, एक खाली वर्ड, जैसे कि हम कह लेते हैं फुटबॉल। ये पहले हमने एक बात की थी कि ये कंपाउंड वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे एक फुट, ये एक वर्ड है, बॉल ये एक लफ्ज़ है। लेकिन फ्रेजेस क्या होते हैं, दो वर्ड्स का मिलकर बनना और उसको जो हम नाम देते हैं उसे हम कहते हैं। जब फ्रेजेस आपके पास 6 टाइप्स में आती हैं और वो 6 टाइप्स ये लिखी हुई हैं। पहली टाइप आती है आपके पास सिमिली। सिमिली अब किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, यहाँ पर आपको वो कोई भी एक सेंटेंस दे देगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा और वो ये कहेगा कि यहाँ पे मुझे बताओ कि ये कौन सा ऑप्शन है। तो आपने वहाँ पे ये चूज़ करना है कि ये सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, अलिटरेशन है, हाइपरबोलिक क्या है, आपने वो चूज़ करना है। तो सिमिली क्या होता है, जिसमें एज या फिर लाइक, यहाँ पे आपको वो जो सेंटेंस में देगा यहाँ पे वो मीन्स के लिख देता है माई बेबी एज लाइक द लाइन, तो यहाँ पे दरमियान में आएगा एज, तो वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा सिमिली। अच्छा, सेकंड पे हमारे पास आ जाती है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ये आखिर क्या होता है, ये माइंड में क्लियर रखिएगा। जहाँ पे एज आ गया आपने देख लिया और उसने सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ये जो टाइप्स मैंने लिखी हैं इन टाइप्स के ही ऑप्शन आए हुए, तो आपने हमेशा सिमिली को ही चूज़ करना है अगर ए दरमियान में आपको देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। जिस चीज़ में आपके पास बात हो रही हो नॉन लिविंग चीज़ के बारे में, मीन्स के अगर वो कह दे आई सिट ऑन दी चेयर, अगर वो कहता है ये, तो इसमें चेयर क्या है, नॉन लिविंग है। अब बात कर लेते हैं अगर वो कहता है आई राइट विद द पेन, अब पेन इसमें आपके पास क्या आ गया, नॉन लिविंग थिंग। इसका मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है इसमें एज लाइक तो यूज़ ही नहीं हुआ, इसमें एज लाइक तो यूज़ ही नहीं हुआ, इट्स मीन कि नॉन लिविंग की बात हो रही है, एज लाइक यूज़ नहीं हुआ। और ये आपको 2 ऑप्शन मिल गए हैं, यहाँ पे आपको अलिट्रेशन, एजोनेंस, ये 2 ऑप्शन भी मिल गया। तो वो पर्सोनिफिकेशन क्यों होगा, क्योंकि इसमें आपके पास नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं हाइपरबॉल की। हाइपरबॉल क्या होता है, हाइपरबॉल में जिसमें मोर इंक्रीजिंग, ठीक है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, जैसा कि हाइपरबॉल। और इसकी हम एग्जांपल ले इस तरह से ले सकते हैं कि मोर इंक्रीजिंग, बढ़ा चढ़ाकर बात करना। कोई भी बात जिसे बढ़ा चढ़ाकर आपने बयान किया हो उसको कहते हैं हम हाइपरबॉल। अब ये बात हो आई सिट ऑन द चेयर, इसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर बयान करने वाला नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि माई बेबी एज लाइक द लाइन, तो उसने बढ़ा चढ़ाकर बात किया लेकिन उसने एज भी यूज़ किया है, ठीक है, तो एज की वजह से वो सिमिली बनता है। अगर हाइपरबॉल की हम इस तरह से एग्जांपल लें कि मैंने पढ़ा था लेकिन मैं फेल हो गया मेरी बैड लक की वजह से, अब मैं इस बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा हूँ और इसमें मैं कोई नई रीज़न ऐड कर रहा हूँ, इट्स मीन कि ये हाइपरबॉल ही होगा क्योंकि इसमें मैं कोई चीज़ भी बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ। अब इमेजरी यहाँ पे आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि जब हम इमेजरी की बात करते हैं, कोई भी माइंड में पिक बनाना, मतलब कि आप सोच लेते हैं लाइन को, आपने माइंड में पिक बना ली तो ये इमेजरी है। आई थिंकिंग अबाउट दी लाइन, तो मैं लाइन के बारे में सोच रहा हूँ। अब हम बात करते हैं एलिट्रेशन के बारे में। अच्छा, एलिट्रेशन हमारे पास होता है रिपीट दी वर्ड। अब जैसे आप कह लें बिग
बॉल। अब यहाँ पे बी बी, ये रिपीट वर्ड हो रहे हैं, ये दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं। इट्स मीन कि ये क्या होगा, एलिट्रेशन, इसकी वजह से ये रिपीट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद एजोनेंस। एजोनेंस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, इसमें काफ़ी बच्चे कॉन्सेप्ट को हासिल नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करके समझाऊंगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, ट्राई टू लाइट द फायर। यहाँ पे हमने जो ख़ास ख्याल रखना होता है वो होता है वॉवल्स का, ए ई आई ओ यू। अब ये हमारे पास हैं वॉवल वर्ड्स, और इन वॉवल वर्ड्स में हमने इस सेंटेंस में ये चेक करना है कि क्या कोई वॉवल वर्ड है। यहाँ पे हमें आई वॉवल वर्ड मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें आई वॉवल वर्ड मिल रहा है। इसका मतलब जहाँ पे हमें दो रिपीटेड वॉवल वर्ड मिल जाएंगे वो एजोनेंस ही होगा। एजोनेंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट अगर अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं ये बता देता हूँ। ये एक समझ लीजिए पूरा सेंटेंस है, और उस सेंटेंस में अगर ये बात हो रही है एप्पल, हम ये बात कर लेते हैं, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ एप्पल, यहाँ से सेंटेंस चला और यहाँ पे आगे लिखा होता है ऐप, तो ये वर्ड मिल गया। इसमें ए सेम और इसमें ए सेम, तो ये दो ए सेम होने की वजह से, और ये वॉवल है, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये वॉवल होंगे, तो ये क्योंकि यहाँ पे वॉवल लिखे हुए हैं तो ये एजोनेंस ही होंगे। उम्मीद है आपका इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आपके कंजक्शन एंड ट्रांजिशन फ्रेजेस के बारे में। ट्रांजिशन एंड कंजक्शन फ्रेजेस आखिर क्या होते हैं, आप अगर अपनी बुक का पेज नंबर 79, 80 और 89 पर जाएं, वहाँ पे आपको कंजक्शन एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस मिलेंगी। डिवाइसेस मीन ये इनका एक प्रॉपर नेम है। ये दो टाइप्स हैं। पहले आपने कंपाउंड एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी पढ़ी हैं, उनके साथ आपने इसको मिक्स नहीं करना, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। अब कंजक्शन एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस ये आखिर क्या हैं, जब दो नाउन जुड़ते हैं, ठीक है, टू नाउन्स जब जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। ये पहली बात। जब कोई भी चीज़ रीज़न बनाए, मतलब कोई भी सेंटेंस है अगर उसमें कोई रीज़न बन रहा है तो वो भी कंजक्शन होगा। अब दो सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस जब कंबाइन होते हैं तो वो भी कंजक्शन मीन। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि टू नाउन्स जब जुड़ते हैं तो क्या होता है, अली एंड अहमद। आगे कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, अली एंड अहमद, ये दो नाउन जुड़ गए। नाउन क्या होते हैं, नेम। अब ये नेम जुड़ गए हैं, इसका मतलब कि ये कंजक्शन की ये फर्स्ट वाली टाइप है। अब अगर रीज़न बनाए, ठीक है, अब मैं कहता हूँ आई वांटेड टू लाहौर बिकॉज, आगे कोई भी मैं बात लिख देता हूँ बिकॉज आई वांटेड या फिर कुछ भी, तो वो एक रीज़न क्रिएट होगी जिसकी वजह से वो एक कंजक्शन है और इसको हम रीज़न कंजक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं टू सेंटेंसेस जब सेम मिले, क्या कि आई लाइक मैंगोज़। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्यू टू, आगे मैं कोई भी रीज़न लिख देता हूँ बिकॉज, अब मैं कोई भी रीज़न लिख सकता हूँ कि ड्यू टू मैंगोज़ आर नॉट श्योर, मतलब वो खट्टे नहीं हैं। यहाँ पे जो ड्यू टू आया, इसने क्या किया कि एक सेंटेंस को जोड़ दिया और इस सेंटेंस के जुड़ने ने रीज़न भी क्रिएट होगी, टेंस भी जुड़ गया, और इसे हम फिर कहेंगे कंजक्शन फ्रेज। अब बात करते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में, मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, मतलब मोर, बढ़ा चढ़ा कर बात करना पहली बात, मोर, और जो आइडिया को बयान करे और जो ओपोजिट हमें समझाए, मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि ओपोजिट हो या फिर आइडिया दे रही हो या फिर उसमें कोई भी हमें देखने को मिले मोर देन मोर बढ़ाकर बयान करने वाली चीज़, वो हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइस होगी। अब ये दो डिवाइसेस वो हैं जिनमें बिल्कुल क्लियर सेम डिफरेंस है कि एक चीज़ जिसको हम बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, यहाँ पे रीज़न बनाना, दो नाउन्स का जुड़ना और दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाना, इसमें से कोई भी एक बात यहाँ पे नहीं की जा रही। और इसमें आइडिया देना, इसमें जब दो टेंसेस मिलते हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें कोई भी आइडिया नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ ओपोजिट नहीं है, इसमें किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बयान नहीं किया जा रहा। तो आप इन दोनों में अच्छे से डिफरेंस कर सकते हो। होप सो आपको सारी ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने ये वीडियो पूरी मुकम्मल देखी है तो आपके 19 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आएंगे।